सेक्शन सी से क्वेश्चन 26 का ए पार्ट देखिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289, मतलब कि पहली 7 टर्म्स का जो सम है दैट इज वो हमारे पास है 49 और उसकी 17 टर्म्स का जो सम है वो 289 है। तो उसकी 20 टर्म्स का सम किसके इक्वल होगा? तो पहले मैं वो एपी मान लेता हूं। लेट द एपी इज वो है ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। ये हमारे पास वो एपी है। अब वो कह रहा है S7 इज 49, यानी सम ऑफ 7 टर्म्स इज 49, ये हमें दे रखा है। अब आप यहां पे समझें कि 7 टर्म्स का सम 49 है। मैं SN का फॉर्मूला लगा दूं यहां पे, तो वो होता है 7/2, 2a प्लस n, हमारे पास 7 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज d इज इक्वल टू 49। आप बता देंगे बिकॉज जो SN है वो होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होता है। तो यहां से 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स चला जाएगा, 2 से दोनों को डिवाइड कर दीजिए। a और ये 6 है तो ये बन जाएगा 3d इज इक्वल टू 7। इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि 17 टर्म्स का जो सम है वो 289 है, यानी कि S17 जो है वो 289 है। अब यहां पर ये फॉर्मूला n की जगह 17 रख दो यहां पे, तो 17/2, 2a प्लस 17 माइनस 1 इज 16d इज इक्वल टू 289। 17 इधर डिवाइड में आएगा तो वो 17 टाइम्स इसको डिवाइड कर देगा, 2 से इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। दिस इज सेकेंड। क्या हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो यहां पर आप देखिए, फर्स्ट में से मैं सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो a प्लस 3d इज इक्वल टू a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां पे आ गया माइनस का 5d और यहां पे आ गया माइनस का 10। माइनस से माइनस, 5 से 2 टाइम्स, d इज इक्वल टू 2। इस d इज इक्वल टू 2 को फर्स्ट में रख दो, पुटिंग d इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, तो यहां पे क्या आ जाएगा a प्लस 3 इंटू 2 इज 6 इज इक्वल टू 7। इधर ले गए तो a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, विच इंप्लाइज a इज इक्वल टू 1। यानी कि हमें a मिल गया, d मिल गया, और जब हमें a और d मिल जाए तो फिर हम कोई भी इसकी टर्म या फिर किसी भी किन्हीं भी टर्म्स का सम हम निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई अब 20 टर्म्स का सम निकाल दो, तो S20 मैं यहां निकाल सकता हूं। S20 इज इक्वल टू 20/2, 2a प्लस 20 माइनस 1d, ये होगा फॉर्मूला। और a की वैल्यू हमने अभी निकाली, दैट इज 1, तो ये 2 हो गया, दैट इज 19, और d हमारे पास क्या है 2 इज इक्वल टू 10 इंटू 2 प्लस 38, 10 इंटू 40 इज 400। तो सम ऑफ 20 टर्म्स हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 400 आ गया। करा कैसे है हमने? पहले एपी को मान लिया, S7 और S17 दे रखा था, दोनों को यूज करके मैंने क्या निकाल दिया है, ए और डी की वैल्यू मिल गई। अब ए और डी की वैल्यू जैसे ही हमें मिल गई है तो फिर हम S20 या फिर कितनी भी टर्म्स का सम हमसे पूछे वो हम यहां पे फॉर्मूला यूज करके बता सकते हैं। 26 का बी पार्ट देखिए। The ratio of 10th term to its 13th term is 1:3 and the sum of its first 6 terms is 42. Find the first term and the common difference of the AP. AP की 10th और 30th टर्म का रेशियो दे रखा है। पहले ना वो आप AP मान लो।
लेट द एपी इज, हमने मान लिया वो ए प्लस डी, फिर से ए प्लस 2d, ये एपी है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी 10th टर्म और 30th टर्म का जो रेशियो है वो 1:3 यानी कि 1/3 हमारे पास आता है। क्वाइट सिंपल। 10th टर्म का रेशियो 30th टर्म के साथ क्या आता है, 1/3 हमारे पास आता है। अब A10 किसके इक्वल है हमारे पास, वो है A प्लस 9d। A30 किसके इक्वल है, A प्लस 29d इज इक्वल टू 1/3। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3A प्लस 27d और यहां पे A प्लस 29d, इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले जाइए। 3A माइनस A, 29d माइनस 27d, तो यहां पे आ गया 2A इज इक्वल टू 2d विच इंप्लाइज A इज इक्वल टू D। तो यहां पे जो A है वो हमारे पास क्या आ गया है, D आ गया है। ये यहां से कंडीशन आई है, इसको आप मान सकते हैं फर्स्ट। आगे वो क्या कह रहा है कि सम ऑफ इट्स 6 टर्म्स इज 42। इसकी जो 6 टर्म्स का सम है वो 42 है, यानी S6 जो है वो हमारे पास 42 है। यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 42। यहां पे 2 से ये 3 टाइम्स हो गया, 3 को इधर डिवाइड में ले जाओ। अब यहां पे 2a प्लस 5 और d की जगह में क्या रख सकता हूं, a ही रख सकता हूं, 42/3। 3 से 1 टाइम 14, 7a इज इक्वल टू 14, 7 से 2 टाइम्स विच इंप्लाइज a इज इक्वल टू 2। और यही हमें यहां पर निकालना था, हमें इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना था। तो फर्स्ट टर्म अगर 2 आई है तो कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास 2 आएगा। सो a इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 2, यानी इसकी फर्स्ट टर्म भी 2 होगी और उसका कॉमन डिफरेंस भी 2 होगा। अप्रोच क्या फॉलो अप कर रहे हैं हम कि भाई 10th टर्म का रेशियो दे रखा है 30th टर्म के साथ, तो उनका रेशियो लिख लिया, फिर उन्हें एक्सपेंड कर दिया nth टर्म के फॉर्मूले से, तो a और d में एक रिलेशन मिल गया। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि S6 इज इक्वल टू 42, तो S6 का फॉर्मूला लगाया, a के प्लेस पर d या d के प्लेस पर a पुट करके हमें a मिल गया है यहां पर, और यहां से फिर a और d दोनों इक्वल थे, उसकी वैल्यू भी हमें यहां पर मिल गई है। क्वेश्चन 27 देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, द गिवन पॉलिनोमियल इज, वो है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 15, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 15 और इसका स्क्वायर। यहां पे इसके फैक्टर कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स माइनस का रूट 15 इंटू एक्स प्लस का रूट 15। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस px। तो px का फैक्टराइजेशन ही आ गया। पहले तो हमें इसके जीरोस निकालने हैं, तो जीरोस को निकालने के लिए टू फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस px को मैं क्या रख दूंगा, जीरो के इक्वल रख दूंगा। तो यहां पे x माइनस रूट 15 इंटू एक्स प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये टर्म जीरो के इक्वल होगी या फिर ये टर्म जीरो के इक्वल होगी। तो यहां से तो आ गया x इज इक्वल टू रूट 15 और यहां से आ गया x इज इक्वल टू माइनस रूट 15। लेट हमने इसको तो मान लिया अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू रूट 15 एंड इसे मान लिया बीटा इज इक्वल टू रूट 15। तो जीरोस के बीच के रिलेशन हमें यहां पर वेरीफाई करने हैं। अब टू वेरीफाई क्या है मेरे पास, हमें प्रूव करना है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए,
एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये हमें प्रूव करना है। तो यहां पे आप समझें कि अल्फा प्लस बीटा मैं निकाल लेता हूं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि हमारे पास क्या आ गया, √15 और माइनस का √15, दैट इज 0। अब आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें ना, तो ये क्या बनेगी, एक्स स्क्वेयर प्लस का 0x माइनस का 15, तो ये है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको कंपेयर कर लो, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बी क्या हो गया आपका, 0 हो गया, तो बी हो गया 0 और ए है हमारा 1। तो इस 0 को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं माइनस का 0/1, कोई फर्क पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहां पे ये तो हो गया माइनस का बी और ये हो गया ए, यानी माइनस का बी अपॉन ए, यानी अल्फा प्लस बीटा को मैंने माइनस बी अपॉन ए के बराबर दिखा दिया। सेम अल्फा बीटा निकालते हैं, जरा क्या आता है, तो √15 इंटू माइनस का √15, तो वो हो जाएगा आपका माइनस का 15, तो माइनस का 15/1 लिख सकता हूं मैं इसे। तो ये जरा देखिए यहां पे दिस, तो ये है आपका सी, दिस इज सी और ये है ए, तो सी अपॉन ए, यानी अल्फा इंटू बीटा को मैंने सी अपॉन ए दिखा दिया। यही था रिलेशनशिप वेरीफाई करने का मतलब। रिलेशनशिप वेरीफाई करने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा को सी अपॉन ए के इक्वल दिखाना है। वो हम कैसे दिखाते हैं कि यहां पे अल्फा प्लस बीटा आता है माइनस का बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा आता है आपका सी अपॉन ए। आप चाहो तो LHS RHS करके भी कर सकते हो, या फिर LHS से सीधा RHS पे पहुंचकर भी हम इसे प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन 28 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। हमें इन लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। देखिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमने निकाले हैं, वो किस किस तरीके से हमने फाइंड आउट किए हैं, वो हमने सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उनको सॉल्व किया है। ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है, देखिए मैं थोड़ा कंसेप्ट आपको बताता हूं। आपने जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इक्वेशंस पढ़े होंगे। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक स्ट्रेट लाइन होती है, दोनों एक स्ट्रेट लाइन होंगी, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, और यहीं पर जो x और y की वैल्यूज होंगी वो इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का क्या होंगी, सॉल्यूशन होगी। तो कंसेप्ट क्या फॉलो अप करने वाले हैं, हम दोनों लाइंस को ड्रा करेंगे और जहां पर भी ये इंटरसेक्ट करेंगी वही इनका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो ड्रा करने के लिए हम इसको ले लेते हैं पहले, ग्राफ ऑफ x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पे जब हम x को 0 रख देंगे तो 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y को इधर ले आइए, y इज इक्वल टू 1, और जब y को 0 रख दोगे तो x माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। नेक्स्ट ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x को 0 रख दिया तो y क्या आ जाएगा, 5, और y को 0 रख दिया तो x क्या आ जाएगा, वो भी 5 आ जाएगा। अब हम इनका ग्राफ बनाते हैं, तो वो एक क्वाइट सिंपल प्रोसेस है। अब देखिए यहां पर मैं बनाता हूं इनका ग्राफ, क्योंकि पॉइंट आपके नेगेटिव पर भी जा रहे हैं तो दोनों ही हमें बनाने पड़ेंगे। यहां हमें लेना है x 1 2 3 4 5, y है आपका यहां पे -1 -2 -3 -4, यहां पे 1 2 3 4 एंड यहां पे है 5, x -1 y -2 y -3।
x0 y1 कहां पे होगा, यहां पे। x-1, 0 कहां होगा, यहां पे। दिस इज द लाइन, जो पहली लाइन है वो तो ये आ गई, दैट इज x-y+1 इज इक्वल टू 0। x0 y5 यहां पे, x5, 0 यहां पे, तो ये सम आपका इंटरसेक्ट कर रहा है यहां पे। सो दिस इज द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब ध्यान से देखें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है यहां पे, तो x तो यहां पे है 2, 3, y है यहां पे 3। सो सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। तो आपको ना केवल ग्राफ पेपर पे जब इसे ड्रा करेंगे तो ये पॉइंट्स क्लियरली दिखाई देंगे। अब देखो हमने तो पहले इसे सॉल्व कर लिया है, मैंने इसे एलिमिनेशन से सॉल्व करके देख लिया कि x की और y की वैल्यूज क्या आ रही हैं। आप उस तरीके से इसको चेक भी कर सकते हैं। तो यहां पे जब ग्राफ पेपर पे आप इसे बनाएंगे तो पॉइंट क्लियरली दिखाई देगा, क्योंकि मैं रफली हैंडमेड इसको कर रहा हूं, तो यहां पे हो सकता है मेरे पॉइंट थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाएं, उससे क्वेश्चन गलत हो सकता है। लेकिन जब आप इसे ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल उन पॉइंट को देखें और सीधा आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन 29 का ए पार्ट देखिए। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। हमारे पास जो पॉइंट है, लेट ए 5, 3 एंड बी, हमने इन्हें कुछ नाम दे दिया -1, 6। ये दो पॉइंट हैं। ए है हमारे पास 5, 3 एंड बी है हमारे पास -1, 6। ये वाई एक्सिस, ये जो लाइन है वो है ना वाई एक्सिस। वाई एक्सिस ने इनको किस रेशियो में डिवाइड किया है ये हमें बताना है। अब जरा आप समझें, दिस इज वाई एक्सिस। मैं मान लेता हूं हमने इसे के रेशियो 1 में डिवाइड किया है। लेट वाई एक्सिस डिवाइडेड द ए बी इन के रेशियो 1। हम ऐसा ही मानते हैं कि जो हमारा जो रेशियो है वो के रेशियो 1 हमने मान लिया। इस पॉइंट को नाम देते हैं सी। तो हम बाइसेक्शन फॉर्मूला सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। बाइसेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी हमारे पास क्या आ गए, के की मल्टीप्लाई यहां पे -k, 1 की मल्टीप्लाई यहां पे प्लस का 5 अपॉन k प्लस 1, k की मल्टीप्लाई यहां पे 6k, 1 की मल्टीप्लाई यहां पे 3 अपॉन k प्लस 1। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स एंड वी नो दैट कि जो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 होता है, यानी यहां पर जो पॉइंट है वो सम 0, k टाइप का होगा या 0, m टाइप का होगा। आप ऐसा कह सकते हो। तो आप बोलेंगे सिंस c लाइज ऑन y एक्सिस, सिंस c लाइज ऑन y एक्सिस, तो अगर ये y एक्सिस पर लाई करता है ना, तो इसका ये जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो हम यहां पे कह देंगे सिंस c लाइज ऑन y एक्सिस सो एब्सिसा इज 0, एब्सिसा इज 0, यानी x कोऑर्डिनेट इज 0, इज 0। तो -k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का k प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और k को इधर ले आइए तो k इज इक्वल टू 5 हमारे पास आ गया। k यदि 5 आया है तो रेशियो क्या आ गया, वो है k रेशियो 1, यानी कि 5 रेशियो 1 में y एक्सिस यहां पे इसको डिवाइड कर रही है। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन था। किस तरीके से कर रहे हैं कि सेक्शन फॉर्मूला को यूज कर लिया और c के कोऑर्डिनेट्स बता दिए। अब जैसे ही हमने c के कोऑर्डिनेट्स यहां पे निकाल लिए हैं तो फिर हमने ना जी जो c के कोऑर्डिनेट्स हैं
उनमें जो x कोऑर्डिनेट है वो आपका 0 होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट C है वो y एक्सिस पे लाई करता है, और जब ये y एक्सिस पर है तो MC सा 0 होगा, उसे 0 रख के k की वैल्यू निकाल दी, रेशो था k/1 और हमें इसकी वैल्यू मिल गई है। 29 का बी पार्ट देखिए। P and Q are 2 points. Find the coordinates of the point R on the line segment PQ such that PR is equal to 2QR. यहां पे here P के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं -2,5 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं that are 3,2, और वो हमसे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट R on the line PQ. ये हमारे पास P है दैट इज -2,5, ये Q है दैट इज 3,2. यहां पे कहीं R पॉइंट है हमारे पास और इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालने हैं। जब गिवन क्या है, मुझे गिवन है कि जो PR है वो ट्वाइस ऑफ QR है, तो यानी आप समझ सकते हो कि जो PR है ना वो QR का डबल है, जितना QR है। अगर QR को हम 1 मान लेना तो ये क्या है आपका 2 है। दिस इज द रेशियो 2:1, क्वाइट सिंपल। QR का डबल है PR, अगर इसको 1 मान लिया है तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 हमारे पास हो जाएगा। सो द रेशियो इज 2:1। अब हमारे पास रेशियो है P और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो बाई सेक्शन फॉर्मूला मैं R के कोऑर्डिनेट्स निकालता हूं। बाई सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R मेरे पास क्या हो गए, 2 की मल्टीप्लाई इधर, 1 की मल्टीप्लाई इधर, 2 3 जा 6, 1 इंटू -2/2 प्लस 1, और यहां पे 2 2 जा 4 प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहां पे आ गया 4/3 एंड 9/2। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन था, केवल सेक्शन फॉर्मूला हमें यहां पर यूज करना है और हमें इसके कोऑर्डिनेट्स यहां पे मिल गए हैं। दिस इज 3, दिस इज 3, तो यहां पे ये 3 आ गया, तो ये 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 4/3, 3 हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। क्वेश्चन 30 देखिए। प्रूव दैट कि जो साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा है, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा है, वो आपका टेन थीटा के इक्वल है। तो सबसे पहले तो हम इसकी LHS ले लेंगे और उसको RHS के इक्वल प्रूव करेंगे। तो यहां पे हमने ले लिया साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, और यहां पे हमने ले लिया 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ऊपर से तो मैं साइन थीटा कॉमन ले लेता हूं, तो यहां बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे से मैं कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूं, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, यहां स्पेस कम है, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है वो 1 के इक्वल होता है। इसको मैं इधर ले जाऊं तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर साइन अपॉन कॉस थीटा हो गया टेन थीटा, और यहां पर है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1, टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 -2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 2 - 1 इज 1, तो यहां पे आ गया टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको कैंसिल कर दिया, इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। किस तरीके से हमने किया है, आई रिपीट माई वर्ड्स,
कि मैंने यहां से साइन थीटा कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां से कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पे मैंने पुट कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 इंटू 1 इज 2, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 1। 2 माइनस 1 इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों सेम टर्म कैंसिल हो गई, यहां पे बचा टेन थीटा और वही हमारे पास क्या है आरएचएस है। तो एलएचएस से हमने आरएचएस को यहां पर प्रूव कर दिया है। नाउ क्वेश्चन 31 देखिए, prove that the tangents drawn at the end points of a chord of a circle makes equal angle with the chord। यानी कि ये मान लो एक सर्कल है और ए बी इज अ कोड, इस पी पॉइंट से इस पर टेंजेंट डाली गई है, तो ये जो टेंजेंट्स हैं वो इक्वल एंगल्स बनाती हैं विद द कोड, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। हम यहां पे कह देते हैं कि गिवन क्या है, गिवन है ए बी इज कोड and PA and PB are tangent। PA और PB जो है वो क्या है हमारे पास टेंजेंट्स हैं। तो टू प्रूव क्या है हमारे पास, टू प्रूव है हमारे पास कि जो एंगल PBA है वो एंगल PAB के इक्वल है। तो यहां पे आप समझो कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो PB है वो PA के इक्वल है। वी कैन से दैट कि PA इज इक्वल टू PB। आप बोले सर ऐसा क्यों कह सकते हैं, बिकॉज हमारे पास थ्योरम 10.2 है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। वो क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। अब नाउ इन ट्रायंगल PAB मैं ले सकता हूं, इन ट्रायंगल PAB यहां पे मैं ऐसा कह सकता हूं कि एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल PAB। ऐसा कैसे, ये दोनों साइडें इक्वल हैं, अगर ये साइडें इक्वल हैं तो इनके अपोजिट बनने वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैं यहां पे कहूंगा एंगल्स अपोजिट टू एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। वो क्या है हमारे पास इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गई और यही हमें प्रूव करना था, तो हमने कर दिया है। क्वाइट सिंपल, एक थ्योरम लगानी है, पीए और पीबी इक्वल हो जाएंगे और फिर उनके अपोजिट जो एंगल्स बन रहे हैं वो भी हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। सेक्शन डी से क्वेश्चन 32 का ए पार्ट देखिए। इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एंड एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। कोई क्या है 2800 किलोमीटर का कोई रास्ता है, मैं ऐसा कहता हूं कि ये पाथ है जो एरोप्लेन को कवर करना है ए टू टी। इसकी जो लेंथ है वो 2800 किलोमीटर है, इतना उसे कवर करना है। अब यहां पे ड्यू टू बैड वेदर, अब जो जब वेदर कंडीशन बिगड़ जाती है तो एयरक्राफ्ट या फिर आप कह सकते हो कि बाइक हो या गाड़ी हो, सबकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर कम हो गई है, उसकी एवरेज स्पीड। बाई डूइंग सो द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज। अब जब उसकी स्पीड कम हो गई है तो ऑटोमेटिकली वो जो टाइम लग रहा था वो ज्यादा लगेगा। अब जो टाइम है वो 30 मिनट्स ज्यादा लग रहा है। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, तो यानी यहां पे जाने में उसको कितना टाइम लगता है। तो मैं यहां पे कह देता हूं डिस्टेंस टू बी कवर्ड बाई एयरक्राफ्ट, टू बी कवर्ड बाई एयरक्राफ्ट वो कितनी है 2800 किलोमीटर। अब यहां पे लेट एवरेज स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज x किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया
कि जो एवरेज स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट है वो x किलोमीटर पर आवर है। अब यहां पे वो कह रहा है ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन, मैं टाइम भी निकाल सकता हूं, टाइम टेकन बाय एयरक्राफ्ट टू कवर द डिस्टेंस, पहले ही तो वो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड, यानी डिस्टेंस है इतनी और स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो इतने घंटे उसको कवर करने में लगेंगे। अगर मैं इसकी ये x स्पीड निकाल दूं तो फिर मुझे जो टाइम क्वेश्चन में पूछ रखा है वो मैं बता पाऊंगा। तो सारा फोकस हम किस पे करने वाले हैं, इस x स्पीड को निकालने पर करने वाले हैं। अब कंडीशन लगाते हैं जो क्वेश्चन में दे रखी है। तो रिड्यूस्ड स्पीड क्या आ जाएगी मेरे पास, रिड्यूस्ड स्पीड क्या हो जाएगी, पहले थी x 100 कम हो गई इतने किलोमीटर पर आवर। अब जरा समझिए, वो कह रहा है कि जो पहले टाइम लगता था अब कितना टाइम लगेगा, भाई डिस्टेंस तो अभी भी वही है और x माइनस का 100 ये स्पीड है। अब स्पीड कम हो गई है तो ये टाइम ज्यादा है, ये टाइम ज्यादा है। पहले टाइम लग रहा था 2800 बाई x, पहले टाइम इतना लग रहा था और अब टाइम इतना लग रहा है। वो कह रहा है कि ये जो टाइम है ना इस टाइम से 30 मिनट ज्यादा है। यदि ये आपका 1 घंटा है तो ये 1 आवर 30 मिनट है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं कि भाई या तो आप ऐसा कर लो, ये 30 मिनट ज्यादा है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा ना तो 30 मिनट मुझे मिल जाएंगे, ऐसा मैं लिख सकता हूं। या फिर आप इक्वल भी नहीं कर सकते हैं, इज इक्वल टू में यहाँ पे प्लस 30 मिनट कर दो तब भी इक्वल हो जाएगा। बट सिंपल मुझे यही रहेगा कि मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो 30 मिनट मिल जाएंगे। बट यहाँ टाइम आवर में चल रहा है, 30/60 आवर में यहाँ पे लिख सकता हूं। आई रिपीट माई वर्ड्स, ये बढ़ा हुआ टाइम है जो 30 मिनट ज्यादा लगता है स्पीड को कम होने पर, ये पहले वाला टाइम है। तो ये इससे 30 मिनट ज्यादा है, तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, दैट इज 30 मिनट्स यहां पर मिल जाएगा। अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं, दिस इज 1/2 x इंटू एक्स माइनस 100, यहां 2800 कॉमन ले लो दोनों में से, यहां पे आ गया x, यहां माइनस है तो ये माइनस एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 1/2, x से x कैंसिल हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, इधर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 100x और ये हो जाएगा आपका 28 इंटू 2 इज 56, ये 2 जीरो यहां पर और ये 2 जीरो यहां पर, इसे इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस का 100x माइनस का 5,60,000 इज इक्वल टू 0। मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो हो जिनका सम तो हो -100 और प्रोडक्ट आए 5,60,000। तो ऐसे दो नंबर्स होंगे माइनस का 800 और प्लस का 700, 1 2 3 4 4 जीरोस हो गई और 8 7 जा 56। तो यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस का 800x प्लस का 700 x माइनस 5,60,000 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 800, यहां से 700 कॉमन लेंगे तो x माइनस 800 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 800 कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बचा x प्लस 700 इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है जब या तो x माइनस 800 0 होगा या फिर x प्लस 700 0 होगा। यहां से x आया प्लस का 800 एंड यहां से x आया इधर माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 700। ये नहीं हो सकता बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है। सो दिस इज स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज 800 किलोमीटर पर आवर। मुझे तो टाइम निकालना था, टाइम इज 2800 ओवर x यानी 800, तो ये तो कैंसिल हो गया, 28/8 तो ये हो गया
4 से 7, 4 से 2, 7/2 यानी 3.5, या फिर ऐसा कह सकते हो 3 आवर्स 30 मिनट। 3 आवर्स तो पूरे हो जाएंगे और यहां पे बचेगा आपका दैट इज हाफ, तो वो क्या हो गया 30 मिनट्स यहां पे हो गया है। दैट इज 3 आवर्स 30 मिनट्स यहां पर उसको टाइम लगेगा उसको कवर करने में। 32 का जो बी वाला पार्ट है, the denominator of a fraction is one more than the twice of the numerator if the sum of fraction and its reciprocal is 2 into 16/21, find the fraction। हमारे पास कंडीशन दे रखी है एक फ्रैक्शन को लेकर के, तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि हेयर लेट द डेनोमिनेटर, अच्छा लेट द न्यूमरेटर मान लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर इज एक्स, तो उसका डेनोमिनेटर कितना हो जाएगा? डेनोमिनेटर मेरे पास क्या हो जाएगा समझे, वो कह रहा है कि डेनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का तो ट्वाइस कर दो, उससे एक ज्यादा हमारा डेनोमिनेटर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं यहां पे करूं तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन बन गई। इसका रेसिप्रोकल कर दूं और इसमें ही ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, दैट इज 2 into 16/21 मेरे पास आ जाता है। आई रिपीट, फ्रैक्शन को उसके ही रेसिप्रोकल के साथ ऐड कर दें तो मेरे पास क्या आ जाता है, 2 into 16/21 मेरे पास आ जाता है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, दैट इज x into 2x plus 1, x into x is x स्क्वायर और यहां पे 2x plus 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 21, 42 plus 16 दैट इज 58/21। इसको सॉल्व कर लिया। अब यहां पे इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x और यहां पे 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 58/21। ये हो गया 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 58/21 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 into 5 is 105x स्क्वायर, दिस इज 84x प्लस का 21 इज इक्वल टू 58 into 2 116x स्क्वायर प्लस 58x, दोनों को इधर ले आओ, 105x स्क्वायर माइनस का 11x स्क्वायर, 84x माइनस का 58x प्लस का 21 इज इक्वल टू 0। यहां बचा माइनस का 11x स्क्वायर, यहां पे आया दिस इज 14 माइनस 8 इज 6, 26x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है, यहां से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो वो बन जाएगा 11x स्क्वायर माइनस का 26x प्लस का 20 माइनस का 21, क्योंकि जब हम अंदर से माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के सिंबल्स चेंज हो जाते हैं और ये इधर जाके 0 बन जाएगा। 11x स्क्वायर और यहाँ पे आ गया माइनस का 26x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 1 और यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया 231 माइनस का, मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका की जो सम है वो तो माइनस का 26 हो और प्रोडक्ट उनका माइनस का 231 हो। तो इसके ना फैक्टर कर लेते हैं, यहाँ पे 31463 से हो जाएगा, 3 7 21 7 और 7 से 11, तो ये नंबर्स आ जाएंगे 33 into 7, तो 11x स्क्वायर माइनस का 33x प्लस का 7x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। यहां से मैं 11x कॉमन ले लूंगा तो x माइनस 3, यहां से 7 कॉमन ले लूंगा तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
दोनों में से x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो 11x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहां से या तो x माइनस 3 जीरो होगा या फिर 11x प्लस 7 जीरो होगा। x यहां से आ गया 3 और यहां से आ गया x इज इक्वल टू माइनस 7/11। अब ये यहां से नहीं हो सकता क्योंकि जो x है वो है न्यूमरेटर और न्यूमरेटर एक वैल्यू मिलेगी। फ्रैक्शन तो उसके बाद बनेगी वो जब न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, तो न्यूमरेटर खुद में एक फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। तो यहां पे x की वैल्यू आ गई 3, यानी न्यूमरेटर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 3 एंड डेनोमिनेटर क्या है हमारे पास, डेनोमिनेटर इज 2x प्लस 1 यानी 2 इंटू 3 प्लस 1 इज 7। सो फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ गई, फ्रैक्शन हमारे पास आ गई 3/7। तो क्वाइट सिंपल था, दोनों को ऐड करना है, इक्वेशन बनेगी तो फिर हम यहाँ पे आपका फ्रैक्शन निकाल पाएंगे। क्वेश्चन 33 है स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब ये क्वेश्चन तो ना क्वाइट इंपोर्टेंट है, हर सेट में ये दिया हुआ होता है। हम इससे पहले वाले में भी था और लास्ट ईयर वाले में भी था, उससे पहले भी, मतलब ये तो हर बार ही आ रहा है आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये हम पहले ही कवर कर चुके हैं, काफी बड़ी सी वीडियो बनती है इसकी, तो वो अगर आप देखना चाहें तो यहां क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्वेश्चन 33 वहां से देख लें। क्वेश्चन 34 क्या है, from a point on the ground the angle of elevation of the bottom and the top of a transmitter tower fixed at the top of a 20-meter high building। यहां पे हमारे पास एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, AB is 20 मीटर हाई बिल्डिंग, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है दैट इज BC, एक पॉइंट है ग्राउंड पर, उससे इसके बॉटम, ये तो बॉटम हो गया ट्रांसमिशन टावर का और ये हो गया टॉप, उनका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। इसके बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 45 और टॉप का एंगल दे रखा है 60 डिग्री। अब वो कह रहा है कि आप हाइट बता दीजिए उस टावर की, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। तो यहां पे हम कर लेंगे, देखिए लेट AB इज इक्वल टू 20 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग, height of building, BC is equal to transmission tower, इसको मान लिया सम H हमने। नाउ इन ट्रायंगल BAD ले लेता हूं मैं, इन ट्रायंगल BAD में लूंगा तो BA अपॉन AD, आप देखें तो ये वाली साइड हो गई बेस, ये परपेंडिकुलर, तो PBP ओवर HHB, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है 10, एंगल इज 45, 1045 होता है 1 और जो BA है वो 20 अपॉन AD इज इक्वल टू 1, इधर ले आएंगे तो AD इज इक्वल टू 20 मीटर, ये भी क्या आ गया 20 मीटर, ये है H। नाउ अब बड़े वाले ट्रायंगल में ले लेते हैं, इन ट्रायंगल CAD, CA अपॉन AD, और ये भी परपेंडिकुलर ये भी बेस, तो 10, बट अब बड़े वाले एंगल में जो ट्रायंगल में जो एंगल है वो 60 डिग्री का बन रहा है, 10 60 इज √3। CA जो है वो हमारे पास होगा 20 प्लस H, AD हमारे पास है 20, दिस इज √3, इधर ले आओ 20 प्लस H इज 20 √3, इधर ले आएंगे H इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20, यानी 20 इंटू √3 माइनस 1 इज द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, और यही तो हमें निकालना था H। सो आप लिखेंगे हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज 20 इंटू √3 माइनस 1 यूनिट्स, या फिर मीटर दे रखी है दैट इज मीटर। तो इस तरीके से हम हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर भी निकाल सकते हैं।